तो स्वागत है आपका विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं रीड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज्म। तो होम लैंग्वेज जो है हमारी मातृभाषा है, जो हम घर पर भाषा बोलते हैं, उसका इंग्लिश टीचिंग में किस प्रकार से योगदान है, क्या उसका रोल है, ये करेंगे। बहुत सारे सोर्सेस से आपको ये मटेरियल मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई होंगी, लेकिन होम लैंग्वेज का जो सही भूमिका जो है हमारी सीखने में, किस प्रकार ये भूमिका अदा करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म। तो इसकी डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। तो एक पर्सन होता है मोनोलिंगुअल, मोनोलिंगुअल। इसका मतलब है हु स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज। जो व्यक्ति सिर्फ एक ही लैंग्वेज को जानता है उसको मोनोलिंगुअल कह देते हैं, ठीक है। और बायलिंगुअल जो दो भाषाएं बोलता है, एक अपनी मातृभाषा, एक सेकेंड लैंग्वेज, दो भाषाएं बोलता है, उसको बायलिंगुअल बोलते हैं। और मल्टीलिंगुअल क्या होता है? मल्टीलिंगुअल होता है जो 3 भाषाएं बोलता है या मोर देन 3, जो 3 या 3 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं उसको मल्टीलिंगुअल बोल देते हैं, ठीक है। बायलिंगुअल भी एक तरह का मल्टीलिंगुअल है, लेकिन हम 2 भाषाएं वालों को क्या बोल देते हैं? बायलिंगुअल बोल देते हैं। इसको क्लियर करने के लिए आप ये देखिए कि सपोज करो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, और किसी रेस्टोरेंट के गेट के ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ है, वेलकम, सुस्वागतम, जी हाँ या नो, ये 5 लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक बंदा जाता है, ठीक है, वो चाइनीज़ पर्सन है, वो जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ आती है और कोई लैंग्वेज नहीं आती है, ये नहीं पता उनको कि क्या लिखा है, सिर्फ ये पता है कि क्या लिखा है, तो वो क्या है? मोनोलिंगुअल है। अगर वही पर्सन यहाँ जाता है और उसको क्या है, अपनी लैंग्वेज तो पता है, साथ के साथ उसको इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, तो ये दोनों चीज़ें समझ पा रहा है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ पा रहा है, तो वो है बायलिंगुअल, ठीक है, उसको बोलेंगे बायलिंगुअल, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज समझ रहा है। और एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसका जन्म क्या है? पंजाब में हुआ है, वो हिंदी भी पढ़ रहा है, ठीक है, वो हिंदी भी पढ़ रहा है, उसको इंग्लिश भी आती है, और वो फॉरेन कंट्री जाने के लिए किसी फॉरेन लैंग्वेज को भी सीख लेता है, ठीक है। तो मान लो उसने चाइना जाना है, तो इसके लिए उसने चाइनीज़ भी सीख ली और इंग्लिश भी सीख ली। अब क्या है, वो पर्सन क्या है, इसका मतलब भी समझ सकता है, वेलकम का मतलब भी समझ सकता है, सुस्वागतम का मतलब भी, और पंजाब में पैदा हुआ है, उसको पंजाबी आती है, और चाइनीज़ भी उसने सीख ली है। तो ये 3 से ज़्यादा लैंग्वेज उसको आने लगे, तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीलिंगुअल। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बायलिंगुअल क्या होता है, मल्टीलिंगुअल क्या होता है। उसको पॉलीग्लॉट भी बोल देते हैं मल्टीलिंगुअल को। तो अब इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ आएगी आपको कि मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है। Multilingualism is the use of more than one language, either by an individual speaker or by a group of speaker. मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है कि एक से ज़्यादा, मैंने कहा था ना कि बायलिंगुअल भी मल्टीलिंगुअल होता है, एक से ज़्यादा लैंग्वेज कोई भी पर्सन अगर बोलता है तो वो क्या है? मल्टीलिंगुअल है, ठीक है। बायलिंगुअल कह देते हैं, मल्टीलिंगुअल कह देते हैं। और जब 2 से ज़्यादा यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा, तो वो तो श्योर है कि वो मल्टीलिंगुअल है। वो हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है कि लोगों का ग्रुप हो, जब एक से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं उसको बोल देते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। इसकी ये डेफिनेशन क्लियर हुई। मल्टीलिंगुअलिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीकर और अ कम्युनिटी ऑफ स्पीकर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन 3 और मोर लैंग्वेज। यहाँ आ गई ना मल्टी लैंग्वेज की बात, ठीक है, इसको बोलेंगे। और ये जो डेफिनेशन हम कह सकते हैं बायलिंगुअल की, ये बायलिंगुअल हो सकता है, ठीक है, ये बायलिंगुअल है और ये मल्टीलिंगुअल है। मतलब जो पर्सन एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलता है, मतलब 2 लैंग्वेज बोलता है, तो वो तो बायलिंगुअल है। लेकिन एक से ज़्यादा 3 भी हो सकती हैं, तो मल्टीलिंगुअल, ठीक है। अ पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस इज नॉन एज द पॉलीग्लॉट और मल्टीलिंगुअल। अभी मैंने तीनों डेफिनेशन के आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं कि 2 भाषाएं जानता है तो बायलिंगुअल है, 2 से ज़्यादा जानता है तो मल्टीलिंगुअल है, और एक ही भाषा आती है उसको, एक ही लैंग्वेज अगर उसको आती है तो वो क्या है? मोनोलिंगुअल है। तो इससे आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हमें क्या है
कि होता क्यों है, हमें ये जानना ज़रूरी है। देखो, आपको रोल ऑफ होम लैंग्वेज तो पता चल जाएगा, बता दूंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्यों है, इसके रीज़न क्या है, एक से ज़्यादा भाषा यूज़ करने के रीज़न क्या है। तो सबसे पहला रीज़न है सोशल कॉन्टैक्ट, कि अगर हम किसी समाज में किसी से रिश्ता रखना चाहते हैं तो हमें इसका नॉलेज होना चाहिए मल्टीलिंगुअलिज्म, हमें एक से ज़्यादा भाषाएं आनी चाहिए। कि एक बंदा इधर सिख रहता है, ठीक है, इधर एक अंग्रेज़ रहता है, अगर इन दोनों ने आपस में कांटेक्ट रखना है तो दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ आनी चाहिए, ठीक है, या एक कॉमन लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो दोनों बोल सकें। तो सोशल कांटेक्ट के लिए, ठीक है, इसका रीज़न है कि जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं उसकी भाषा सीख जाते हैं। माइग्रेशन और लेबर मोबिलिटी, मतलब अगर किसी और एरिया से आकर हमारे एरिया में कोई लेबर आती है और वहाँ आकर वो सेटल हो जाते हैं और वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, तो आसपास के कुछ लोग उनकी लैंग्वेज सीख जाएंगे या वहाँ की लैंग्वेज वो लोग सीख जाते हैं, ठीक है। माइग्रेटर्स होते हैं, लेबर वगैरह जो आती है, तो वो अपनी लैंग्वेज का टच दे जाते हैं और ख़ुद उनकी लैंग्वेज में हमारी लैंग्वेज का टच आ जाता है, तो दो लैंग्वेज आपस में मिक्सअप हो जाती है, ये भी रीज़न है। कल्चरल कॉन्टैक्ट, दो संस्कृति दो कल्चर के लोग आपस में मिलते तो सेम ही चीज़ है। कमर्शियल, अगर दो पर्सन के बीच क्या है, व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो दोनों को, अगर आज हमारा विदेशों के साथ व्यापार है तो उसके लिए हमें ऐसे पर्सन चाहिए होते हैं जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को जानते हैं, ठीक है। कमर्शियल रीज़न भी है, साइंटिफिक रीज़न भी है कि जब किसी पर्सन के सामने या किसी बच्चे के सामने, मान लो वो स्कूल में पढ़ रहा है और उसको कोई नया वर्ड मिलता है, किसी और लैंग्वेज का वो वर्ड मिलता है, उसके पूरे ग्रुप में एक ऐसा स्टूडेंट है जो किसी झारखंड से आया है या पंजाब से आया, कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लेता है जो पहले कभी नहीं सुना है, तो वो साइंटिफिक तरीके से उसको सोचने लग जाएगा कि इसका मतलब मेरे को जानना है। जैसे वैज्ञानिक खोज करते लोग उसका मतलब खोजने लग जाएगा, तो साइंटिफिक रीज़न भी होता है। टेक्नोलॉजिकल रीज़न क्या है कि आज हम सोशल ऐप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से क्या एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो अपने को लैंग्वेज आ जाती है। उसके बाद टेरिटोरियल कंक्वेस्ट, ये पहले हुआ है कि जब विदेशी आक्रमण करते थे वो जीत जाते थे और वहाँ आकर सेटल हो जाते थे तो उनकी लैंग्वेज का टच आ जाता। तो यही कारण है कि आज इंडिया में बहुत से लोग, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि अलग अलग समुदायों ने, अलग अलग ग्रुप्स यहाँ आकर सेटल हुए हैं, उनकी अलग अलग लैंग्वेज थी। उसके बाद है कॉलोनियलिज्म, तो जब कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर अधिकार कर लेता है पैसा वगैरह प्राप्त करने के लिए, तो उस पर जब अधिकार कर लेता है तो वो अपनी लैंग्वेज वहाँ पर थोप देता है। जैसे इंग्लिश इन इंडिया, आज अगर हम अंग्रेजी भाषा भारत में पढ़ रहे हैं तो ये किसका रिजल्ट है, कॉलोनियलिज्म का रिजल्ट। ये अंग्रेज़ भारत में आए, इसी कारण क्या है हम इसको सीख रहे हैं, उन्होंने लागू किया भारत में। तो यही रीज़न है कि हम एक से ज़्यादा भाषाओं को जानने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, लिखने लग जाते हैं। अदरवाइज़ एक लैंग्वेज से काम चल सकता था, क्योंकि किसी कम्युनिटी में, किसी समुदाय में एक ही तरह के लोग रहते हैं तो वो उसी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सारे रीज़न हैं मल्टीलिंगुअलिज्म के। चलिए इसके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म के बेनिफिट्स क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमें। सबसे पहली बात, एक्सेसिबिलिटी टू द नॉलेज ऑफ द अदर कल्चर। सबसे पहले क्या एक्सेसिबल हो जाता है, क्या अर्जन होता है, हमें दूसरे कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि उनका कल्चर क्या है। अगर हमें उनकी लैंग्वेज पता है तो उनके कल्चर को जान सकते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लिंग्विस्टिक एंड कल्चर ग्रुप बिकम ईजियर, और दो ग्रुप्स के अंदर, दो कल्चर के अंदर, ठीक है, उनके बीच अगर कम्युनिकेशन करना है तो वो इजी हो जाता है कि अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है, ठीक है, एक ये पर्सन है, ये एक सिख है और ये एक मुस्लिम है, ठीक है, इसको पंजाबी नहीं आती है और इसको क्या है, उर्दू नहीं आती है, तो अब क्या है, दोनों को अगर इंग्लिश आती है तो ये इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो दो ग्रुप्स के अंदर आसानी से बात हो सकती है, क्योंकि इसने भी एक से ज़्यादा भाषाएं सीख ली, उसने भी दो भाषाएं सीख ली, इसने भी दो भाषाएं सीख ली, तो दूसरी जो सेकंड लैंग्वेज है उनके काम आए, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इंक्रीजेज जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो इससे क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। हम कहीं भी किसी भी एरिया में अगर कॉमन लैंग्वेज
ठीक है। जो सेकंड लैंग्वेज अगर हमें आती है, जैसे इंडिया की सेकंड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, अगर हमें इंग्लिश आती है तो इंडिया के किसी पार्ट में हम जॉब हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है। हाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तो बच्चे के अंदर जो संज्ञान है उसके ज्ञान का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, बहुत ज़्यादा संज्ञान का विकास होता है। ठीक है। क्योंकि वो जो बुक में पढ़ता है उसको अपनी लैंग्वेज में सोचता है। ठीक है। तो उसको ज़्यादा ज्ञान अर्जन होता है। ए ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू, पूरी दुनिया को, ठीक है, एक वृहत दृष्टिकोण से देखने लग जाता है, पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया उसके अंदर डेवलप हो जाता है। अब ये तो थे रीज़न क्या है, ये रीज़न पता चल गया आपको, इसके फ़ायदे क्या हैं। अब देखो जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन बात क्या है कि रोल ऑफ होम लैंग्वेज इन टीचिंग। तो हम पैडागॉजी में कर रहे हैं कि इसकी क्या भूमिका है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो होम लैंग्वेज है उसकी क्या भूमिका रहती है, एक से ज़्यादा लैंग्वेज में पढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आपको, एक तो आपको डेफिनेशन से याद रखनी है, पता होना चाहिए कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है। दूसरी बात, इसका रोल क्या है। इतना ही टॉपिक है हमारे सिलेबस में। ठीक है। जो इसके आपको रीज़न बताए हैं, तो ये आपको कंसेप्ट करने के लिए इसके रीज़न बताएं, इसके बेनिफिट्स बताएं कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए, होम लैंग्वेज मेक द करिकुलम मोर एक्सेसिबल फॉर द पीपल टू न्यू इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, इस लैंग्वेज के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और अगर उनकी जो होम लैंग्वेज है उसमें हम पढ़ाते हैं तो उनकी जो पाठ्यचर्या है वो आसानी से समझ आ जाती है। ठीक है। एक बच्चा है जो अभी अभी नया नया एंटर हुआ है स्कूल में पढ़ने के लिए, और उसको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, या उसको कोई और भाषा नहीं आती है, मतलब वो राजस्थानी बोलता है घर पे, उसको हिंदी नहीं आती है, तो उसको पाठ्यचर्या समझ नहीं आएगी। तो अगर उसकी होम लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, उसको समझा दिया जाएगा, तो सारी की सारी पाठ्यचर्या उसको समझ आ जाएगी। ठीक है। सेकेंड रीज़न इसका क्या है, सेकेंड रीज़न है व्हाट इज़ लर्न इन वन लैंग्वेज इज़ ईजली ट्रांसफर टू अनदर लैंग्वेज। मतलब किसी एक लैंग्वेज में सीख कर उसको दूसरी लैंग्वेज में आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसलिए 2 भाषाएं 3 भाषाएं सिखाई जाती हैं स्कूल्स में, कि अगर एक लैंग्वेज में सीखने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अपनी होम लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, ट्रांसफ़र करके उसको सीखा जा सकता है। तो टीचर क्या है, कई बार क्या करता है, इंग्लिश का जो चैप्टर पढ़ा रहा होता है, अगर स्टूडेंट तक उसकी थीम नहीं पहुंच रही है तो उसको होम लैंग्वेज में उसको समझा देगा, मोटी मोटी बात। नेक्स्ट देखिए, सपोर्टिंग चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज इन्हांस देयर कॉग्निटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब उनकी जो होम लैंग्वेज को सपोर्ट करके, जो उनकी मातृभाषा है उसको सपोर्ट करके टीचर क्या करता है, उनके ज्ञान में वृद्धि करता है और उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि उसके होम लैंग्वेज के थ्रू उसको कोई अन्य लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज सिखाता है टीचर। ठीक है। तो 3 बातें याद रख लेना। एक तो पहली चीज़ है करिकुलम, जो भी पाठ्यचर्या है इजीली समझ आ जाती है बच्चे को। सेकंड क्या है कि जो कुछ वो सीखना चाह रहा है उसको बड़ी इजीली ट्रांसफ़र कर पाता है, कि टीचर जो बोल रहा है उसको अपनी समझ के अनुसार ट्रांसफ़र कर लेता है। और तीसरी बात क्या है, उनका ज्ञान में वृद्धि होती है और उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है होम लैंग्वेज की हेल्प से। There is a positive effect on the learner's identity, self-concept and self-esteem which increases their chances of successful learning। देखो, अगर हम होम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो उनको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी रियलाइज़ होती है, सेल्फ कंसेप्ट, अपने खुद के कंसेप्ट वो बना पाता है। लेकिन अगर हम उसको होम लैंग्वेज में नहीं समझा रहे हैं, उनकी मातृभाषा में नहीं समझाया जा रहा है, लोकल लैंग्वेज में नहीं समझाया जा रहा है, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगा, अपने माइंड में सेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके लिए एक स्पीच दी जा रही है, जिसको समझ नहीं आ रही है लैंग्वेज तो उसके लिए स्पीच दी जा रही है। ठीक है। और वो स्पीच सुन के उसको रट लेता है, समझ अपने अंदर नहीं बना पाता है। इससे क्या होता है, एक लर्नर के अंदर सेल्फ कंसेप्ट बनते हैं, अपनी लैंग्वेज में खुद के कंसेप्ट बना लेता है और जब उसको ज़रूरत पड़ती है ट्रांसलेट करके, ट्रांसफ़र करके लिख देता है। ठीक है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल याद नहीं करते हैं, बच्चा क्या याद नहीं करता, आजकल एक कंसेप्ट बना लेता है और उसको ट्रांसलेट करके बाद में लिख देता है।
एंड सेल्फ स्टीम विच इंक्रीजेज देयर चांसेस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग। इससे क्या है, उनकी जो लर्निंग है वो सफल हो पाती है। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन नीड टू हियर देयर पेरेंट्स और केयरर्स स्पीकिंग देयर होम लैंग्वेज। अब देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हो सकता है स्कूल में हम फिक्स कर दें कि यही लैंग्वेज बोलनी है, कि हिंदी यूज़ ही नहीं करनी है या पंजाबी यूज़ नहीं करनी है या अपनी मातृभाषा को यूज़ नहीं करना है। जैसे कई इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम ऐसा देखते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं इंग्लिश मीडियम कि आपने वो लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करनी है। बच्चों को घर पे वो लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। तो बच्चों को क्या ज़रूरत है, चिल्ड्रन नीड टू हियर देयर पेरेंट्स और केयर स्पीकिंग देयर होम लैंग्वेज। तो उनके घर पे उनके पेरेंट्स वगैरह वो लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनको ज़रूरी। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई बच्चा है जिसका जन्म इंडिया में हुआ है और उसको स्कूल में दाखिल करवा दिया, स्कूल में एडमिट करवा दिया, उसके बाद क्या है वो सारी लैंग्वेज अपनी मातृभाषा घर की भाषा बोलना ही छोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही बोले। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर पे उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है अपने पेरेंट्स से, गार्जियंस थे, तो वो उनको सुनना चाहता है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसको 2 भाषाएं आना ज़रूरी है, यही रोल है। लर्नर लर्न मोर व्हेन दे आर एबल टू यूज़ होम लैंग्वेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो अपनी होम लैंग्वेज को यूज़ कर पा रहे हैं तो वो ज़्यादा ईजिली वो सीखते हैं। टीचर कैन लर्न फ्रॉम लर्नर्स। यहाँ क्या है कि होम लैंग्वेज के यूज़ से टीचर जो है वो भी लर्नर से कुछ सीख जाता है। कैसे, मान लो कोई बाहर से स्टूडेंट आया है, टीचर को पता है कि किसी प्लो इंग्लिश में उसको पता है कि इसको हल कहते हैं, ठीक है, हल कहते हैं किसको, जो खेत में जोतने के काम आता है। हिंदी में उसको पता है, इंग्लिश में पता है। एक बच्चा झारखंड से आकर वहाँ पर रहने लग गया, झारखंड से वो बच्चा आया और आकर क्या है वहाँ रहने लग गया, तो वो उस फोटो को देखकर, उस जो हल बना हुआ है इस तरीके से, उस फोटो को देखकर वो बोलता है नयल, वो नयल बोलता है। अब क्या ये टीचर को भी नहीं पता था, टीचर को भी नहीं पता था, वो बच्चा झारखंड से आया है, तो टीचर को भी यहाँ से कुछ सीखने को मिला कि हल को झारखंड में नयल नाम से बुलाते हैं। इस तरीके से उनकी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उनकी लैंग्वेज में ये कहते हैं। तो टीचर भी नई चीज़ें सीखता है। टीचर कैन लर्न फ्रॉम लर्नर्स। अब देखिए, यूजिंग होम लैंग्वेज कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू द अदर कल्चर। ये तो पता ही आपको कि होम लैंग्वेज अगर हम यूज़ करते हैं तो दूसरे कल्चर के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, गहन अध्ययन हम कर पाते हैं कि दूसरा कल्चर, दूसरी लैंग्वेज कैसी है। सीइंग एंड हीयरिंग होम लैंग्वेज कैन मेक स्कूल अ सेफर प्लेस। देखो, अगर हम अपनी मातृभाषा में देखते हैं, सुनते हैं कि लोग हमारे जैसे हैं, बात करते हैं, तो स्कूल हमें क्या है, सेफर प्लेस लगता है। लेकिन अगर होम लैंग्वेज यूज़ नहीं की जा रही है तो हमें स्कूल बड़ा ही डरावना सा लगेगा। सपोज करो कि किसी ऐसे बच्चे को जिसको सिर्फ अपनी मातृभाषा आती है, किसी ऐसे स्कूल में डाल दिया जाए जहाँ वो लैंग्वेज बोलने वाला कोई भी नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज ही बोलते हैं, तो वो स्कूल उसको बहुत ही डरावना सा लगेगा, सेफ़ नहीं लगेगा कि सारे एक जैसे एक कम्युनिटी के लोग हैं और मुझे इनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वो क्या बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा डर डर कर रहने लग जाएगा। और जब वो देखेगा, एक स्टूडेंट जाएगा स्कूल में, वो देखेगा कि मेरे जैसे बहुत से लोग, मेरी लैंग्वेज बोलने वाले लोग, बहुत से साथी हैं, अपने मित्र बनाएगा, तो उसको स्कूल एक सेफ़र प्लेस लगेगा, क्योंकि सभी उसकी होम लैंग्वेज में उससे बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, राइटिंग एंड स्पीकिंग इन होम लैंग्वेज स्ट्रेंथन्स कनेक्शन बिटवीन स्कूल एंड होम। अगर आप होम लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है, और लिखते हैं, तो इससे क्या एक मजबूत रिश्ता बनता है स्कूल का घर से, ठीक है, कि घर पर जो इंटरेक्ट किया जा रहा है वो आकर स्कूल बताया जा रहा है, स्कूल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो जाकर घर बताया जा रहा है, तो दोनों चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज है, अगर एक ही लैंग्वेज है, घर पर अलग बोली जा रही है, ठीक है, और स्कूल में अलग सिखाई जा रही है, स्कूल वाले यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। Academic progress is improved when both languages are developed through school। तो किसी भी लर्नर की एकेडमिक प्रोग्रेस तभी होगी जब क्या है, दोनों की दोनों लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, ठीक है, और सेकंड लैंग्वेज जो स्कूल की लैंग्वेज है, दोनों सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो बोथ लैंग्वेज आर डेवलप थ्रू स्कूल। तो स्कूल क्या करता है, इसलिए एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस सिखाता है, 2 लैंग्वेज कंपलसरी कर देता है, एक उनकी होम लैंग्वेज होती है। तो इस तरीके से क्या है, ये रोल है होम लैंग्वेज का। इतने सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर, ठीक है, जो
मल्टीलिंगुअलिज्म है उसके बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन स्कूल के अंदर जो आपको मेन फोकस करना है, इन्हीं बातों पर फोकस करना है कि क्या फ़ायदे हैं होम लैंग्वेज के। ठीक है, तो ये सारे 11 के 11 पॉइंट्स है, आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है स्ट्रेटजीज फॉर मल्टीलिंगुअल पैडागोजी। अगर आपने एक से ज़्यादा भाषा में एक स्टूडेंट को पढ़ाना है, उसको सिखानी है एक से ज़्यादा भाषाएं, तो आपके दिमाग में कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक जो टीचर है, एक ट्रेनर है, उसके माइंड में क्या है, कुछ स्ट्रेटजी चलनी चाहिए। उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके वो क्या कर सकता है, उस लर्नर को वो लैंग्वेज सिखा सकता है। तो वो स्ट्रेटजीज हैं कौन कौन सी, तो ये भी याद रख लेना कि फर्स्ट है ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स। सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या है कि कोई टीचर अगर कोई लैंग्वेज सिखा रहा है तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हु आर द स्टूडेंट्स इज़ गोइंग टू टीच, कि जिन बच्चों को वो पढ़ाने जा रहा है वो कौन है, कौन सी विच लैंग्वेज दे स्पीक एट होम, घर पर वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, किस तरीके के माहौल में रहते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना होगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, अ क्लास लैंग्वेज सर्वे, और उसके बाद एक मोटा मोटा सर्वे करना होगा कि सबसे पहले ये बात देखनी है कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, किस लैंग्वेज में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि उनमें से एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हों जो अलग डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर जो लोग हैं, ठीक है, मेजॉरिटी जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोल रही है, ये भी एक सर्वे होना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रेटजी एक टीचर को अपनानी चाहिए। ट्रांसलैंग्वेजिंग इन द क्लासरूम, तो क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ सेकेंड लैंग्वेज में पढ़ा रहा है उसको क्या है होम लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। ठीक है, कि बच्चे को समझ आ जाए, इसलिए उसकी मातृभाषा में उसको बता देना, उसको बोल देते हैं ट्रांसलैंग्वेजिंग। ओके, तो तीसरा जो स्ट्रेटजी है वो है ट्रांसलैंग्वेजिंग इन द क्लासरूम। चौथी स्ट्रेटजी है प्रोवाइड रेगुलर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद देयर peers with you। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो आपसे इंटरेक्ट कर सकें अपने ग्रुप में, मतलब कोई भी लैंग्वेज वो सीख रहे हैं पूरे ग्रुप के अंदर वो इंटरेक्ट कर सकें और आपके साथ भी इंटरेक्ट बातचीत कर सकें। वो होम लैंग्वेज में करें या सेकंड लैंग्वेज में करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि आप खुद बोल के देखो जो आपको सिखाया जा रहा है, जो लैंग्वेज आपको सिखाई जा रही है, इनको ग्रुप में डिस्कस करके देखो, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी होम लैंग्वेज का यूज़ कर लो। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को देना, ये भी एक स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट है प्रोवाइड टाइमली फीडबैक ऑन राइटिंग एंड अदर कोर्स वर्क। बच्चे को कोई काम दिया, कोई ऐसे दे दिया, ठीक है, किसी लैंग्वेज में लिखने के लिए, ठीक है, या कोई स्टेम लाइंस दे दी, स्टेम वर्क दे दिया कि कंप्लीट करने के लिए पैराग्राफ दे दिया, ठीक है, आई लाइक, ठीक है, 3-4 बार ऐसे लिख के दे दिया आई लाइक, ठीक है, आई लाइक। तो उसने आगे सेंटेंस बनाने भी क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, और वो लर्नर जो है, जो स्टूडेंट है वो करके आ गया, तो उसको टाइमली फीडबैक दे दो। साथ के साथ एक बच्चा कुछ लिखता है और लिखकर आपको सबमिट करवा देता है, आप 5 दिन 10 दिन तक वापस उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो उसके समझ कुछ भी नहीं आएगा कि मैंने कहाँ गलती की। प्रोवाइड टाइमली फीडबैक ऑन राइटिंग एंड अदर कोर्स वर्क, कोई भी कोर्स वर्क आप दे रहे हो तो आपको टाइमली फीडबैक देना होगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड न्यूमेरियस अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स को भी क्या है अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि उनके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी एक स्ट्रेटजी है। इंटरवेन व्हेन यू नोटिस अ स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग, मतलब आप किसी बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ बोली जाने वाली लैंग्वेज हिंदी है, और जब वो इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, उसको क्या है प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इंटरवेन कर सकते हैं, उनको बताओ कि इसको ऐसे बोलना है। बीच बीच में अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें इंटरवेन करके, दखल अंदाजी करके उनको सही सेंटेंस बता सकते हो, आगे से वो मिस्टेक नहीं करेगा। कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, ये भी एक स्ट्रेटजी है कि कुछ वर्ड्स जो आपको इंग्लिश में आते हैं वो इंग्लिश में यूज़ करके, और कुछ वर्ड हिंदी के हैं, दोनों को जोड़कर अगर सेंटेंस बोल दिया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है वैल्यू एंड यूज ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ ईच लर्नर इन द क्लासरूम इक्वली, नो लैंग्वेज शुड बी रूल्ड आउट। ऐसे नहीं है कि जितने स्टूडेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तो आप कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप हैं जो ज़्यादा मेजॉरिटी में है, उनकी लैंग्वेज को तो आप वैल्यू दे रहे हैं, और जो मिनॉरिटी में है, थोड़े बच्चे हैं, ठीक है, और उनकी लैंग्वेज को आप इग्नोर कर रहे हैं। अगर उसको इंग्लिश में नहीं समझ आया या सेकंड लैंग्वेज में नहीं समझ आया और दूसरा जो मेजॉरिटी ग्रुप है उनकी लैंग्वेज में भी समझ नहीं आया, तो उनकी जो मदर टंग है अगर टीचर को आती है उनकी मातृभाषा में उसको समझाने की कोशिश करो। किसी भी लैंग्वेज को इग्नोर नहीं करना है क्लासरूम में, ये नहीं कहना कि ये लैंग्वेज तो यूज़ ही नहीं करनी। इनकरेज पीयर कोलैबोरेशन एंड इंटरेक्शन। पीयर ग्रुप होता है जो समूह है, काफ़ी सारे समूह को आपस में सहयोग की भावना से एक दूसरे से डिस्कस करना, इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए अगर आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो, ठीक है। रिकॉग्नाइज द यूनिक पर्सपेक्टिव, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल मल्टीलिंगुअल लर्नर कंट्रीब्यूट टू द क्लासरूम। आपको क्या रिकॉग्नाइज करने हैं, ये पहचानना होगा कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स ऐसी हैं एक लर्नर की जो क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं, क्लासरूम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भी कोई बच्चा है और अपनी लैंग्वेज में उसको कुछ वर्ड्स आते हैं और दूसरों के भी लिए वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, उनकी नॉलेज बेनिफिशियल हो सकती है, तो उसको रिकॉग्नाइज करो और उसको बोलने का मौका दो। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम पेडागोजी में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको रोल ऑफ होम लैंग्वेज इन टीचिंग इंग्लिश समझ आया होगा कि सेकेंड लैंग्वेज अगर आप पढ़ा रहे हैं तो जो होम लैंग्वेज है उसका क्या रोल है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन के लिए मैं MCQs की अलग वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपको बहुत सी और इम्पॉर्टेंट बातें जो फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं कि इसको क्या बोलते हैं, वन वर्ड्स हैं, ठीक है, मल्टीलिंगुअल, इससे रिलेटेड वो सारे डिस्कस करेंगे। ये आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थ्योरी की क्लास लगाइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।